हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली इतने दिनों तक वेट करने के बाद स्वर्ण स्टार की एपिसोड आ चुकी है, जिसे मैं तुम सब के लिए काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर सच में तुम लोग इस एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और हाइप करो। इस एपिसोड में लुओ फैंग 18 इमोर्टल्स को डिफीट करने वाला है, साथ ही वो नाइफ ब्लेड किंग के नाम से काफी ज्यादा फेमस भी होगा। तो जैसे की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फैंग पॉइजन सॉर्ड का यूज करके पर्पल बेल किंग को मार देता है, पर पर्पल बेल किंग मरने से पहले लुओ फैंग का कोऑर्डिनेट वर्चुअल वर्ल्ड में लीक कर दिया था। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं पर्पल बेल किंग का मैसेज काफी सारे वॉरियर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही उनको ये मैसेज मिलता है वो सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। एक बंदा बताता है कि उस ह्यूमन का लोकेशन पता चल गया जिसने सेक्रीफाइस टावर का ट्रेजर लिया था। दूसरी ओर दूसरा बंदा शॉक होता है कि पर्पल बेल किंग मारा गया, इस ह्यूमन को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस और काफी सारे अलग अलग बंदे को ये न्यूज मिल चुकी थी कि उस ह्यूमन का लोकेशन सभी को पता चल चुका है जिसने सेक्रीफाइस टावर का ट्रेजर लिया था। साथ ही उसने पर्पल बेल किंग को भी मारा है। ये बंदे आपस में बोलते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तादाद में काफी ज्यादा हैं और उस ह्यूमन से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसलिए वो पर्पल बेल किंग का बदला लेने और सेक्रीफाइस टावर को लेने के लिए लुओ फेंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब अचानक ही टेलीपोर्ट करके लुओ फेंग के पास आ जाते हैं। ऐसे काफी सारे इमोर्टल किंग लेवल के बंदे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ रहे थे। जबकि इस और हम देखते हैं लुओ फेंग पर्पल बेल किंग को मारने के बाद वो अपने सीवो विंग्स को असेंबल कर रहा था। और इस मोमेंट पे लुओ फेंग काफी ज्यादा आइकॉनिक लगता है। लुओ फेंग फौरन ही फ्लाई करते हुए बाकी बचे दो इमोर्टल को भी ढूंढने जाता है। तभी हम देखते हैं उस फ्यूम में से बेस ब्लड किंग दोबारा से रीजनरेट होता है और कहता है कि उसका इमोर्टल बॉडी 42% तक डिस्ट्रॉय हो गया है। बेस ब्लड किंग तो लुओ फेंग पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसका इमोर्टल बॉडी काफी बुरी तरह घायल हो गया और अब उसे रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। उसे ये भी नहीं मालूम कि उसे रिकवर करने में कितने साल तक लग जाएंगे। इस और एरो किंग बताता है कि उसका 59% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया और अब उसके पास कॉम्बैट पावर 10% से भी कम बची हुई है। एरो किंग का बॉडी सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था और उसे काफी ज्यादा डीजी जैसा फील हो रहा था, मानो उसे नींद आ रही हो। वो बताता है अगर मुझे और भी ज्यादा डैमेज पड़ी तो शायद मैं डीप स्लीप में भी जा सकता हूँ। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा था जहाँ वो उनको ढूंढने के लिए रिवर साइड में भी जाता है। फिर बादलों को चीरते हुए काफी आइकॉनिक वे में एंट्री लेता है और स्माइल करते हुए उन दोनों इमोर्टल बंदे को देख रहा था। वो दोनों इमोर्टल किंग लुओ फेंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और फौरन ही वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। बेस ब्लड किंग कहता है ये एक ही बार में हम दोनों को पकड़ नहीं सकता क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हमें किसी भी हाल में फौरन ही यहाँ से भागना होगा। और अब वो दोनों बंदे अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो लुओ फेंग भी टीयरिंग द स्काई के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए बिल्कुल ही बिजली की रफ्तार से उनका पीछा करता है। लुओ फेंग सबसे पहले एरो किंग का पीछा कर रहा था, वो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं इस और काफी सारे इमोर्टल किंग लगातार वहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ का पूरा एरिया ही काफी सारे इमोर्टल किंग से भर जाता है। हर तरफ बस इमोर्टल किंग ही टेलीपोर्ट हो रहे थे। जैसे वो सब यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं उनमें से एक बंदा बताता है कि यहाँ की एनर्जी तो काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है और लुओ फेंग का स्पेस लॉकिंग आर्म ये फॉर्मेशन अब भी एक्टिव था। उसके चारों ओर काफी सारे इमोर्टल्स अपेयर हो चुके थे। दूसरा बंदा पूछता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वह बंदा बताता है कि हमारे कैंप के एक्सट्रीमली पावरफुल बेस ब्लड किंग और हेवी एरो किंग दोनों ही पागलों की तरह उस ह्यूमन से बचकर भाग रहे हैं। ये देखकर उन बंदों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बेस ब्लड किंग और हेवी एरो किंग ये दोनों इतने पावरफुल इमोर्टल किंग है, लेकिन फिर भी उस ह्यूमन के डर से ये पागलों की तरह भाग रहे हैं। अब हम बेस ब्लड किंग को देखते हैं जो कि काफी फास्ट मूव करते हुए लुओ फेंग के स्पेस लॉकिंग आर्म को क्रॉस कर लेता है। अब वो जैसे ही स्पेस लॉकिंग आर्म को क्रॉस किया था वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चला जाता है क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। इस और लुओ फेंग हैवी एरो किंग के काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। हैवी एरो किंग की हिम्मत तो देखो, वो अब भी लुओ फेंग को गुस्से में बोल रहा है ह्यूमन मेरे ज्यादा करीब मत आओ। और मानना पड़ेगा इन दोनों का स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इवन के स्पेस से इनको बस लाइट की तरह देखा जा सकता है। एरो किंग चाहे जितना भी एनर्जी को यूज कर ले वो अपनी पूरी कोशिश करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर लुओ फेंग की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा
था। तो फ्रस्ट्रेट होकर हैवी एरो किंग वहाँ पे रुक जाता है और अपनी बची खुची एनर्जी को यूज करते हुए डबल एरो अटैक लुओ फेंग पे कर देता है। और एरो किंग की ये डबल एरो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके अकॉर्डिंग इसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वाकई में इसकी दो एरो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है। जैसे ये एरो बहुत ही तेजी से लुओ फेंग की ओर बढ़ती है, ये बिल्कुल ही फायर और रिवर के जैसा ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ रही थी। इवन के इस एरो अटैक से उस प्लेनेट का क्लाउड भी ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह किसी फैंटेसी स्काई में तब्दील हो जाता है। पर इस और हम देखते हैं लुओ फेंग बिना किसी डर के और भी तेजी से उसी एरो अटैक की ओर आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो मन ही मन सोचता है कि इसने अपना 90% कॉम्बैट पावर को लूज कर चुका है, पर इसके बावजूद ये अपनी बची खुची एनर्जी से मुझ पे हैवी एरो अटैक कर रहा है। इस बंदे की विल पावर तो काफी कमाल की है। लुओ फेंग उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि तुम तो काफी बढ़िया हो, पर मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास बस की वली की चांस है। लुओ फेंग फुल कॉन्फिडेंस में उस एरो अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जैसे वो एरो अटैक लुओ फेंग से टकराती है वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, पर लुओ फेंग को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वो उस एरो अटैक को डॉज करके नीचे भेज देता है। जैसे वो एरो अटैक नीचे आती है वो बिल्कुल ही लुओ फेंग के क्रिस्टल की तरह तबाही मचा देती है। ये डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा पावरफुल था जैसे मानो सच में यहाँ पे कोई क्रिस्टल एक्सप्लोड किया हो। अब उसकी दूसरी एरो अटैक भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब लुओ फेंग उसके सेकेंड एरो अटैक को डॉज करने के लिए अपने पॉइजन ब्लेड को बाहर निकालता है और सैटिंग थ्रू द स्काई इस टेक्निक को यूज करते हुए उससे एक स्लैश अटैक करता है जो कि उसके बो अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए पूरे क्लाउड में फैल जाती है। लुओ फेंग के इस अटैक से ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, पर खूबसूरत होने के साथ उस अटैक में पॉइजन भी शामिल है, बिल्कुल किसी रिवर की जैसा। इधर एरो किंग ऑलरेडी अपने काफी ज्यादा कॉम्बैक एनर्जी लूज कर चुका था, पर स्टिल वो किसी तरह करके दोबारा से लुओ फेंग पे एरो अटैक करता है क्योंकि लुओ फेंग की सैटिंग थ्रू द स्काई वाली अटैक एरो किंग को लगने वाली थी। तो ये अपने एरो अटैक से उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर लुओ फेंग के अटैक के सामने इसका एरो अटैक आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लुओ फेंग की अटैक इसे लगने वाली थी। इस अटैक से उसका बॉडी और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है और लुओ फेंग ये सब कुछ दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो फौरन ही एरो किंग के पास आकर दोबारा से अपने ब्लेड से अटैक करता है जिससे एरो किंग के बॉडी में पॉइजन फैल रहा था। एरो किंग मौका पाकर फौरन ही अपने बॉडी के काफी सारे क्लोन को क्रिएट करता है ताकि वो उस पॉइजन वाले बॉडी को छोड़ सके और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। जैसे लुओ फेंग के सारे पॉइजन वेस्ट हो चुकी हो, पर इतने में ही लुओ फेंग मोयन वान को ऑर्डर देता है। मोयन वान काफी तेजी में हर डायरेक्शन में अपने टेंटिकल को फैलाते हुए एरो किंग के सभी क्लोन को अपने अंदर घेर लेती है और मजबूरन एरो किंग को दोबारा से अपने रियल फॉर्म में आना पड़ता है। तभी पीछे से मोयन वान की टेंटिकल जिसके अंदर ऑलरेडी फीमो पॉइजन है वो सभी टेंटिकल एरो किंग के बॉडी में घुसकर उस पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है जिससे एरो किंग अपना पूरा कॉम्बैक एनर्जी लूज कर देता है और अब वो डीप स्लीप में जा चुका है। मोयन वान उसे मारने के बाद नीचे छोड़ देती है जिससे अब एरो किंग काफी तेजी से नीचे गिर रहा था और बाकी सारे इमोर्टल किंग्स भी ये सभी ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर लुओ फेंग फ्लाई करते हुए उसके पास आता है और उसके बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। एरो किंग का बॉडी लुओ फेंग के इंटरनल वर्ल्ड में जाकर गिरती है। ये देखकर बबाता और अतुका दोनों ही शॉक थे। अतुका तो घबरा गई थी, पर बबाता उसे एक पंच मारते हुए उस बॉडी को देखने के लिए भेजती है। तो अतुका डरते हुए उस बॉडी के करीब जाती है, तभी उस बॉडी का आर्मर खुद ही ओपन हो जाता है। अब अतुका और बबाता दोनों ही उस केबिन के अंदर देखते हुए खुश हो रहे थे। अब इसके अंदर क्या है हमें आगे पता चलेगा। इस और लुओ फेंग एरो किंग का काम तमाम करने के बाद फौरन ही फ्लाई करते हुए ऊपर आता है और पीछे मुड़कर उन इमोर्टल को देखता है। लुओ फेंग के इस लुक से ही काफी सारे इमोर्टल वॉरियर घबरा जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, तुम लोग आगे बढ़ो, और वो डर से फौरन ही वहाँ से भाग जाता है। इवन अब लुओ फेंग के डर से ही काफी सारे इमोर्टल किंग वहाँ से भाग गए थे, पर अब भी काफी सारे इमोर्टल किंग वहाँ पे मौजूद है। उनमें से एक बंदा लुओ फेंग को गुस्से में कहता है तुम्हें हम सभी ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब सारे इमोर्टल किंग एक साथ मिलकर लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर कुछ इमोर्टल किंग जो कि नीचे ही थे वो कहते हैं ये सभी इडियट, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो, हम सब ने खुद ही अपनी आंखों से देखा कैसे बीस्ट ब्लड किंग और हैवी एरो किंग काफी बुरी तरह घायल हो गया बस इस ह्यूमन की वजह से। इधर लुओ फेंग तो बस गौर से उन सभी वॉरियर को देख रहा था। लुओ फेंग काफी बोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पे 2 पीक किंग लेवल के वॉरियर है, 6 हाई रैंकिंग वाले किंग और 10 क्राउन किंग्स, टोटल यहाँ पे 18 वॉरियर मौजूद हैं। और एलियन रेस मैं तुम सबको किल करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में लुओ फेंग से कोई फाइट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि वो अकेले ही इन 18 इमोर्टल किंग को मारने वाला
वाला है। लियो फेंग के इस टेरिफाइंग ऑरा को देखते हुए कुछ स्टोन क्लैन के किंग वॉरियर काफी ज्यादा घबरा रहे थे। वो कहता है, मैं कभी भी इस मोमेंट को भूल नहीं पाऊंगा कि मैंने खुद अपने आंखों से इस पल को देखा है। अब सबसे पहले 3 किंग लेवल के वॉरियर अपने अपने अटैक को रेडी करते हैं और बाकी सारे वॉरियर भी मिलकर सारे लोग अपने अटैक को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिससे पूरे यानजी कॉन्टिनेंट पे अंधेरा छा जाती है। लियो फेंग अपने ब्लेड को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ रहा था। सारे इमोर्टल्स काफी दूर दूर फैल चुके थे। जैसे लियो फेंग जिस डायरेक्शन में मूव करता, वो सारे लोग एक साथ मिलकर लियो फेंग पे हमला कर रहे थे। लियो फेंग को बार बार हर डायरेक्शन पे उस पे हमला हो रही थी। उनमें से एक इमोर्टल कहता है कि तुम इस डार्कनेस में बच नहीं पाओगे, पर लियो फेंग फ्लाइंग थ्रू द स्काई इस टेक्निक को यूज करते हुए उनके हर अटैक को डॉज कर रहा था। बिल्कुल ही थंडर की स्पीड से मूव करते हुए उनके हर एक अटैक को आसानी से डॉज करता है और अपने सामने एक इमोर्टल किंग को बस अपने ब्लेड अटैक से ही एक ही स्लैश में मार देता है। मरने से पहले वो इमोर्टल किंग चिल्लाकर कहता है कि इसके ब्लेड में तो पॉइजन है। और वो स्लैश अटैक काफी दूर तक फैल रहा था। इधर स्टोन क्लैन का वो इमोर्टल किंग ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। वो कहता है कि इस ह्यूमन के ब्लेड अटैक में पॉइजन मिक्स है, साथ ही इसका ये अटैक किसी रिवर की तरह फैल रही है। बस इसका एक स्लैश अटैक पूरे अर्थ को ही स्प्लिट कर रहा है। लियो फेंग की स्लैश अटैक जहाँ भी जाती है तबाही मचाती है। अब लियो फेंग थंडर की स्पीड से फ्लाई करते हुए एक एक इमोर्टल के पास जाकर उन पे हमला कर रहा था। बस वो अपने पॉइजन ब्लेड से एक ही अटैक में उन किंग लेवल वॉरियर को मार रहा था। स्टोन क्लैन का वो एल्डर कोट करते हुए कहता है कि उसकी एक स्लैश अटैक पूरे ओशियन को ही डिस्ट्रॉय कर दी। इवन उसकी एक स्लैश अटैक पूरे स्काई को ही सैटर कर दी। ये सब देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो रहा था कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक उसकी एक स्लैश अटैक तबाही मचा रही है। ये दिखने में काफी ज्यादा गोर्जियस है, लाइक अ डीप स्पेस। आगे लियो फेंग काफी सारे इमोर्टल किंग को मारने के बाद कुछ बचे हुए इमोर्टल किंग को इशारा करके अपने पास बुलाता है और अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो 3 इमोर्टल किंग और अकेले ही लियो फेंग उनका मुकाबला कर रहा था। वो बस एक मूव में तो आसानी से फर्स्ट बंदे को किल कर दिया, दूसरे मूव में बाकी दूसरे बंदे को, साथ ही वो उनके कैनन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक बंदा दोबारा से अपने कैनन से उस पे फायरबॉल अटैक से हमला करता है। लियो फेंग उस फायरबॉल से बचने का नाटक कर रहा था। वो जानबूझकर उस फायरबॉल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और आखिरी मोमेंट पे उस फायरबॉल को चकमा देकर एक इमोर्टल किंग लेवल वाले वॉरियर के पास छोड़ देता है, जिससे वो इमोर्टल किंग का वॉरियर भी मारा जाता है और उस कैनन वाले बंदे को अपने पास लाकर काफी जोरदार किक मारता है। और इतना ही नहीं, किक मारने के बावजूद लियो फेंग दोबारा से उस पे अपने ब्लेड से अटैक करता है और फाइनली जाकर वो बंदा पॉइजन से मारा जाता है। आगे कुछ ऑटोमेशन क्लैन के किंग वॉरियर लियो फेंग पे अपने मैकेनिकल वेपन से हमला कर रहे थे और उसकी ये वेपन का अटैक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर से थंडर बॉल अटैक निकलता है जो कि बस एक ही अटैक में वहाँ काफी ज्यादा तबाही मचाता है। पर लियो फेंग इससे बचते हुए ऊपर आता है और बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उन सभी पे स्लैश अटैक करता है, जिससे वो भी मारे जाते हैं। अब लियो फेंग को मैकेनिकल रेस के वेपन ने एक ट्रैप में फंसा लिया था। साथ बाकी बचे हुए किंग लेवल के वॉरियर जैसे ही लियो फेंग को इस ट्रैप में देखते हैं, उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सब चिल्लाते हुए एक साथ कहते हैं, इसे मारो। सब अपने वेपन को बाहर निकाल कर अपने अपने वेपन से हमला कर रहे थे, कोई फायर बॉल से तो कोई फायर स्लैश अटैक से। सारे लोग अपने वेपन को यूज करते हुए लियो फेंग पे हमला कर रहा था। पर इतने में लियो फेंग अपने स्लैश अटैक को यूज करते हुए उसके ट्रैप को आसानी से डिस्ट्रॉय कर लिया था। पर अब भी सारे इमोर्टल किंग का अटैक एक साथ लियो फेंग पे लगने वाला था। बीच में लियो फेंग फंस चुका है। इस मौके पे लियो फेंग अपने सीवो विंग को एक्टिवेट करता है और वहाँ से निकलने से पहले ब्राइट मून स्ट्रेटजी इस टेक्निक को यूज करता है, जो कि एक ही बार में हर डायरेक्शन से उन सभी पे हमला करती है। लियो फेंग ब्राइट मून स्ट्रेटजी से बस एक ही स्लैश अटैक में काफी सारे वॉरियर को आसानी से मार दिया। अब लियो फेंग फुल कॉन्फिडेंस में वहाँ पे खड़ा था। तभी वो नीचे देखता है कि कुछ किंग लेवल के वॉरियर तो डर से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहे हैं। इवन कि उन वॉरियर में से एक बंदा कहता है कि इस ह्यूमन का ब्लेड तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इतने में लियो फेंग वहाँ पे पहुंचकर उन पे हमला कर दिया था और एक एक करके वो सारे लोग भी मारे जाते हैं। इस और कुछ बचे हुए इमोर्टल किंग लियो फेंग के बारे में बताते हैं कि इसे तो 18 इमोर्टल किंग ने चारों तरफ से घेर लिया था, पर अब केवल 5 बंदे ही बचे हुए हैं जो कि डर से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लियो फेंग गुस्से में दूसरे ग्रुप की ओर देखता है तो स्टोन क्लैन की ये इमोर्टल किंग आर्मी भी घबरा जाती है। उनका लीडर और पर्पल बेल किंग पे गुस्सा कर रहा था कि उसका इंटेंशन तो काफी ज्यादा बुरा था। वो हम सभी लोगों को ग्रुप करके यहाँ पे बुलाना चाहता था ताकि वो अपने मिशन पे कामयाब हो सके। वो खुद तो इस ह्यूमन से हार गया और हमें भी यहाँ पे फंसाना चाहता था। साथ ही वो एक वॉरियर के बारे में बताते हैं। वो एल्डर बताता है ऐसे ही एक ह्यूमन लेजेंडरी वॉरियर जिसका नाम 7 सॉर्ड किंग है, उसने स्टार टावर के अंदर ऐसे ही टेरिफाइंग
टेरिफाइंग ट्रेजर को यूज किया था। उस ट्रेजर का नाम है वॉइड ग्रिप, जो कि बस एक ही बार में काफी सारे किंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये बस 6000 साल पहले की बात है। लुओ फेंग को देखकर उस एल्डर को सेवन सॉर्ड किंग की याद इसलिए आती है क्योंकि लुओ फेंग भी बिल्कुल ही उसी तरह तबाही मचा रहा है। और स्टार टावर के अंदर सेवन सॉर्ड किंग ने जबरदस्ती इस एल्डर से सील स्टार ट्रेजर को छीन लिया था। और उस दिन के बाद से सारे ही एलियन क्लैन ने आज तक ह्यूमन को कभी माफ नहीं किया। वो हर जनरेशन में अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते हैं कि 6000 साल पहले स्टार टावर में उनके कल्टीवेशन पाथ को छीन लिया गया था, पर आज हमें बदला लेने का मौका मिला है। वैसे तो ये ह्यूमन किंग लेवल का भी नहीं है, तो आज हम अपनी बदला लेकर रहेंगे। ये सुनकर लुओ फेंग स्माइल करता है। वो एल्डर आपस में अब भी डिस्कशन कर रहे थे कि ये बंदा किंग लेवल का भी नहीं है, जरूर इसने काफी ज्यादा मनी को स्पेंड करके इन सभी टेरिफाइंग वेपन को लिया है, ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। ये सब सुनकर लुओ फेंग स्माइल कर रहा था। उनमें से एक बंदा कहता है अगर तुम चाहो तो तुम पहले आगे बढ़कर इस पे हमला कर सकती हो, पर वह बंदा उसे मुंह पर ही मना कर देता है क्योंकि खुद वो लुओ फेंग से डर रहा था। अब लुओ फेंग उन सभी किंग वॉरियर से कहता है एक इमोर्टल किंग लेवल को मारने के लिए काफी एक्सपेंसिव ट्रेजर को बाय करना पड़ता है और मैं इन एक्सपेंसिव ट्रेजर को आसानी से अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर वो उनके सामने फायर गॉड सॉर्स क्रिस्टल को बाहर निकालता है। फायर गॉड सॉर्स क्रिस्टल को देखते ही सारे इमोर्टल दूर चले जाते हैं। सब और भी ज्यादा घबरा गए थे और आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि इसके पास तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर गॉड क्रिस्टल भी है। अब लुओ फेंग उस क्रिस्टल को वहाँ पे रिलीज कर देता है। वो एल्डर कहता है अगर ये फायर गॉड क्रिस्टल एक्सप्लोड होगी तो यहाँ पे किंग लेवल भी आसानी से मारे जाएंगे। इवन की किंग लेवल एक्सट्रीम भी आसानी से मारा जाएगा, मतलब कि कोई भी इमोर्टल किंग लेवल का बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। अब लुओ फेंग स्पेस लॉकिंग आर्म को डीएक्टिवेट करता है, तभी वहाँ पे स्टार फैंटेसी किंग अपीयर होती है, क्योंकि अगर लुओ फेंग उसे डीएक्टिवेट नहीं करता तो स्टार फैंटेसी किंग भी यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हो पाती। स्टार फैंटेसी किंग लुओ फेंग के अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। उसे लुओ फेंग के स्लैश अटैक को देखकर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब बाकी बचे इमोर्टल किंग भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि इस ह्यूमन के पास तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की वेपन और स्ट्रेंथ है, ये बंदा तो किंग लेवल एक्सट्रीम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो एल्डर बाकी सबसे पूछता है कि क्या किसी को इस ह्यूमन के बारे में कुछ पता है, इसका नाम क्या है। तो उनमें से एक बंदा कहता है हम बस इसे यांग नाम से जानते हैं और पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना, ना इसके टाइटल को जानते हैं। दूसरा बंदा कहता है इसका ब्लेड टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टेरिफाइंग है, बस एक ही स्लैश अटैक में ये काफी सारे इमोर्टल किंग को मार दिया। इसका ब्लेड लाइट बिल्कुल ही किसी रिवर की तरह फैल जाती है। और लुओ फेंग 13 इमोर्टल किंग को किल किया था। उन सभी स्लैश अटैक का पैटर्न अभी भी आसमान में बना हुआ है। वो बंदा कहता है इसने 13 स्लैश अटैक किया जो कि अब भी मौजूद है और ये उन्हीं 13 किंग को रिप्रेजेंट करती है। तो वेल्डर कहता है अगर हमें इसके टाइटल के बारे में नहीं पता है तो हमें इसे ब्लेड रिवर किंग के नाम से जानना चाहिए। वेल्डर यांग को ब्लेड रिवर किंग का टाइटल देते हैं। अब लुओ फेंग तो उन बाकी बचे 5 किंग लेवल के वॉरियर को छोड़ दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं यांग की ये न्यूज वर्चुअल वर्ल्ड में किसी आग की तरह फैल जाती है। अब यांग ब्लेड रिवर किंग के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे ब्लेड रिवर किंग ने इतने पावरफुल हैवी एरो किंग और बीस्ट ब्लड किंग को काफी बुरी तरह घायल कर दिया। इवन की बस एक स्लैश अटैक में एक्सट्रीम किंग लेवल के वॉरियर को भी आसानी से मार दिया। हर तरफ बस ब्लेड रिवर किंग के बारे में बात हो रही थी। कुछ बंदे बोलते हैं कि बीस्ट ब्लड किंग तो डर से वहाँ से भाग गया था और वो तो बहुत ही बुरी तरह घायल भी हो गया था। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं बीस्ट ब्लड किंग जो कि अब भी लुओ फेंग के उस पल को याद कर रहा था और गुस्से में कहता है बस मेरी वजह से ब्लेड रिवर किंग इतना ज्यादा फेमस हो पाया क्योंकि मैं काफी पावरफुल किंग लेवल का वॉरियर हूँ और उसने मुझे काफी बुरी तरह घायल करके हरा दिया। तो हर तरफ बस ब्लेड रिवर किंग की ही बातें चल रही है और ये तो मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये सब जानकर बीस्ट ब्लड किंग काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। साथ ही उसे गुस्सा भी आता है कि इस ह्यूमन के पास फायर गॉड क्रिस्टल कहाँ से आई, हम उसे फ्यूचर में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पर अब मुझे कल्टीवेट करके पावरफुल बनना होगा, खुद को रिकवर करना होगा। 100 मिलियन सालों के बाद मैं यूनिवर्स मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लूंगा और दोबारा तुम्हें चैलेंज करूंगा। सीन शिफ्ट होती है दूसरे प्लेनेट पे। एलियन क्लैन में अब सारे ही लोग ब्लेड रिवर किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने 14 इमोर्टल किंग को मार दिया, इंक्लूडिंग पर्पल बेल किंग। उन सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला बंदा इतने सारे किंग लेवल को आसानी से मार दिया। इवन की ये बात जैक्वीन तक भी पहुंच गई। वो भी ब्लेड रिवर किंग के बारे में क्यूरियस और जेलस हो रही थी। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग अपने स्पेसशिप से आगे बढ़ रहा था, तभी उसे किंग याचन के फ्रेंड एरो किंग का कॉल आता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सारा कुछ सुना है, तुम तो अब बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तो लियो फेंग स्माइल करते हुए रिस्पॉन्ड करता है, बस ये सब लक की बात है। होंग अलायंस के अंदर हम देखते हैं सारे ही लोग ब्लेड रिवर किंग के लिए क्रेजी हो रहे थे। लियो फेंग दोबारा से बेस के अंदर आता है जहाँ बबाता उसे बता रही थी एरे किंग को मिलाकर तुम्हें अब तक 108 किंग लेवल के मोटल्स ने कांटेक्ट किया है। हर तरफ बस ब्लेड रिवर किंग का ही चर्चा चल रहा था। किंग ट्रुयान को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुम सच में मेरे डिसाइपल के लायक हो, मुझे तुम पे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। लेकिन तभी केओस सिटी लॉर्ड किंग ट्रुयान के सामने आते हैं और कहते हैं कि लियो फेंग ही ब्लेड रिवर किंग है, ये उसकी सबसे बड़ी सीक्रेट है, तो तुम इसे कभी भी लीक मत होने देना। इस पे किंग ट्रुयान कहता है बिल्कुल। किंग ट्रुयान भी लियो फेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो बस एक डोमेन मास्टर का बंदा है, पर उसे ब्लेड रिवर किंग के नाम से टाइटल मिली है। इतने कम लेवल पे होने के बावजूद उसे किंग लेवल का टाइटल मिला, ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे हम देखते हैं लियो फेंग अपने इनर वर्ल्ड के अंदर पर्पल बेल किंग के वेपन को देख रहा था। वो उस वेपन को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है, जिससे पर्पल बेल की सारी एनर्जी तो लियो फेंग के बॉडी के साथ फ्यूज हो जाती है और अचानक ही बहुत ही पावरफुल सी एनर्जी रिलीज करती है। ये देखकर बबाता भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लियो फेंग बताता है कि पर्पल बेल किंग का ये ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जो कि आसानी से सोल अटैक और फिजिकल अटैक को 90% तक ब्लॉक कर सकता है, पर मेरी बॉडी की कुछ लिमिटेशन है, मैं इसे पूरी तरह से अपने बॉडी के साथ फ्यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे कम्प्लीटली इसे अपने बॉडी के साथ फ्यूज करना है तो मुझे पहले इस आर्मर पर्ल को अपने बॉडी से बाहर निकालना होगा, तब जाकर मैं पर्पल बेल ट्रेजर को अपने बॉडी के साथ फ्यूज कर पाऊंगा। लेकिन दोनों को एक साथ फ्यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बबाता बताती है अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स मैं आर्मर पर्ल को ही चूज करूंगी, क्योंकि आर्मर पर्ल तुम्हें डिफेंस के साथ साथ वर्ल्ड मास्टर पावर के 1000 टाइम्स ज्यादा पावर देती है। तो लियो फेंग कहता है हाँ। फिर वो उसे हेवी एरो किंग के बारे में पूछता है कि अब वो कैसा है। तो बबाता उससे गुस्सा होते हुए कहती है तुमने तो 120 बिलियन केओटिक यूनिट को स्पेंड किया है बस उसे रिस्टोर करने के लिए, तो फिर वो ठीक कैसा नहीं होगा, वो तो रिकवर हो रहा है। इवन कि तुमने 230 बिलियन होनीवान कॉइन को उन इमोर्टल किंग को किल करने पर हासिल किया, फिर भी तुमने इस पे बिलियन होनीवान को स्पेंड किया है। इस पे लियो फेंग बताता है कि उसने 10,000 हर्ट सीक्रेट मेथड को यूज किया है ताकि वो एरो किंग को कंट्रोल कर सके। तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ही मेरे से लॉयल रहेगा। इसका मतलब कि अब एरो किंग लियो फेंग का स्लेव बन चुका है। लियो फेंग बताता है इससे एक फायदा ये होगा कि वो इमोर्टल किंग लेवल पे है, वो चाहे तो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और उसकी मदद से मैं भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाऊंगा। अब अलीना, बबाता, तुका, लियो फेंग सारे ही उस कैबिन की ओर आगे बढ़ते हैं। लियो फेंग बताता है कि यहाँ से तो कॉन्शियसनेस की फ्लक्चुएशन हो रही है, इसका मतलब एरो किंग अब होश में आ गया है। तभी उस केबिन से एक रैट बाहर आता है जो कि लियो फेंग को अपना मास्टर बोलता है अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना, हाँ एरो किंग बस एक एलियन वॉरियर था और उसकी ये रैट बॉडी उसकी रियल फॉर्म है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है जब बबाता और अतुका उस आर्मर केबिन को चेक कर रहे थे तब ये रैट वहीं पे था, क्योंकि एरो किंग का रियल बॉडी रैट ही है, बस वो उस आर्मर को इस केबिन के साथ कंट्रोल करता था। अब बबाता और अतुका तो उसे प्यार करने लगती है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, पर हमारा रैट किंग तो उन दोनों को इग्नोर करते हुए बिल्कुल ही माचो मैन की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है मैं काफी टफ गाय हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना। उसकी हरकतें देखकर लियो फेंग और अलीना भी हंस रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। तो गाइस तुम सबको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके आगे क्या होगा मैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दूंगा, इसलिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।